पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं और जो इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम और साथ ही साथ जो आपका एडवोकेसी और स्टडी ग्रुप है, बहुत ही शानदार रिपोर्ट है। मैंने ये रिपोर्ट पूरी तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जो पढ़ी है जिस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से काम किया गया है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। इसलिए इसकी जो रिसर्च टीम है, डॉक्टर जावेद आलम खान, डॉक्टर खालिद खान, डॉक्टर सोहराब अंसारी, डॉक्टर वसीम अकरम और एडिटर अब्दुल रशीद अगवान साहब और कलीमुल्लाह हाफिज साहब, इन सबके लिए जम के तालियां बजाएं। बहुत ही बेहतरीन काम। और मुझे लगता है कि ये मैं खास संदर्भ की वजह से कह रहा हूं। इसका कारण है, कारण इसलिए है क्योंकि ये इस बात को दर्शाता है कि जो मुस्लिम समुदाय है उसके अंदर एक एहसास पिछले दिनों आया है कि इनिशिएटिव तो हमको ही लेना पड़ेगा, पहल हमको ही करनी पड़ेगी, कोशिश हमको ही करनी पड़ेगी। हम अगर दूसरों का मुंह देखते रहेंगे, उम्मीद करेंगे कि सरकारें हमारे लिए कुछ काम करेंगी, राजनीतिक पार्टियां हमारे लिए कुछ काम करेंगी, राजनेता हमारे लिए कुछ काम करेंगे, वो तो पिछले 70-75 सालों में होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है। हुआ क्या है, आपके बीच से चंद लोगों को बढ़ा के और उनके जरिए वोट अपनी झोली में डाले गए, सिर्फ इतना ही हुआ है। ये जो वोट की पॉलिटिक्स थी, और उसमें से बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, हमारे आपके बीच के कुछ लोग जो हमारी नुमाइंदगी का दावा करते रहे और करते हैं, उन्होंने हमारा और आपका सौदा किया है पिछले 75 साल में। और ये जो सौदेबाजी है, सौदेबाजी की वजह से आज हालात ऐसे पैदा हो गए। और ये सवाल सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है, ये सवाल माइनॉरिटीज का सवाल नहीं है। हमें उस लीडरशिप को रिजेक्ट कर देना चाहिए जिन लीडरशिप ने 75 सालों में हमारा और आपका सौदा किया है। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं, हमें ऐसे राजनीतिक दलों की जरूरत नहीं, हमें ऐसे राजनीतिक पॉलिटिकल की जरूरत नहीं जो सौदे करते हैं। और ये बहुत ही आपको लगेगा कि मैं बहुत थोड़ी नेगेटिव बात कर रहा हूं, कि हकीकत यही है। और मुझे इकबाल साहब को शेर याद आता है, वादा है मुखालिफ से न हो हैरान या काब, ये तो बहती है तुझको ऊंचा उठाने के लिए। ये जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, हम चाहें तो इस माहौल को अपने हक में बदल के एक नई दुनिया, एक नए संसार का सृजन कर सकते हैं। और अगर चाहें तो प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स में, विक्टिमहुड में रह के डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या करने के कगार पर पहुंच, दोनों स्थितियां हो सकती है। जो कौमें जिनको इतिहास याद रखता है, वो हमेशा आपदा को अवसर में बदलने का काम करती है। जब हवा आपके खिलाफ बहने लगे तो उस हवा के साथ बहना तो सबसे आसान काम है। आप पीठ उधर कर लीजिए और फिर आप बहते चले जाइए, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर हवा तय करेगी आपको कहां जाना है। अगर आपको तय करना है कि हमें कहां जाना है, तो फिर उस हवा का रुख बदलना पड़ेगा। और आज मुझे लगता है वो वक्त है हिंदुस्तान के इतिहास में जब हवा का रुख बदलना पड़ेगा। और ये काम नेताओं से अगर आप उम्मीद कर रहे हो तो नहीं होगा, वो कर ही नहीं सकते। मैंने राजनीति में 4-4.5 साल वक्त गुजारा, तो इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये कर ही नहीं सकते। इनकी फितरत में नहीं करना, इनकी फितरत में सिर्फ एक चीज है, कहीं से हमको वोट मिल जाए। अगर वोट मिलेगा तो, और वोट अगर उम्मीद है कि आप उनको वोट दिला सकते हैं, तो आपके चरणों में झुक जाएंगे, जैसे ही वोट मिलेगा आपकी तरफ पीठ कर लेंगे। इसलिए कोशिश तो हमें आपको ही करनी पड़ेगी। और इसलिए मैं कहता हूं, इस रिपोर्ट की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, एक लाइन पढ़ के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो पैरा नंबर 9 में एजुकेशन स्टेटस को लेकर जो आपने समरी दी है, उसमें The starkest reason for Muslims not attending school or giving up study remains not interested. More than 25% say so, whereas about 30% of them are either currently engaged in domestic activities also. Not interested जो ये है,
ये क्यों है? आप सब लोग बहुत ही पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल तबके के लोग हैं, पत्रकार हैं, इसमें लीडरान हैं, उनको सोचना चाहिए कि आखिर ये हालात क्यों बने कि 25% लड़के ये कह रहे हैं कि हमको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं। एक चौथाई आबादी, आप सोचिए, एक चौथाई बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि हमको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं। ये मुझे लगा कि मैं शायद गलत पढ़ रहा हूं, फिर मैंने इसको बाकायदा, मेरी आदत है मैं जब भी पढ़ता हूं तो मैं अंडरलाइन करता हूं, तो मैंने अंडरलाइन किया, उसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क लगा कि ऐसा क्यों है। और मैं हफीजुल्लाह साहब से, जो टीम यहां पे लगी हुई है, उनको कम से कम इसकी स्टडी करनी चाहिए कि ये क्यों और किस वजह से है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जो ये स्टडी है ये सरकारी डेटा के आधार पर स्टडी दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस स्टडी को पढ़ते हुए यह एहसास भी हुआ कि अभी भी मन में आप लोगों के ये है, ये जो रिसर्च टीम है या जिन लोगों ने ये रिपोर्ट तैयार की है कि सरकार का इंटरवेंशन चाहिए। हमें अगर अपनी स्थिति को बेहतर करना है, अगर हमें अपने एजुकेशन को बेहतर करना है, अगर हमें एम्प्लॉयमेंट को बेहतर करना है, अगर हमें कुछ और काम करना है, तो सरकार हमारी मदद करेगी। मुझे लगता है इसको डीलिंग करने की जरूरत है। 2014 के बाद से जो हालात बने हैं उसमें राजनीतिक पार्टियां और सरकारें आपकी मदद करने के लिए नहीं आएंगी। इस गलतफहमी में मत रहिए। इस दिल्ली शहर के अंदर दंगा हुआ और जो सरकार को, जिनकी सरकार इस शहर में चल रही है, कितनी बार उस इलाके में गए और जाने की कोशिश की कि वो कौन लोग थे जिनके साथ ये वाकया हुआ है। क्या उस वक्त वो आपके साथ खड़े थे या नहीं खड़े थे? और जब वाकया हो गया, हादसा हो गया, उसके बाद क्या रिहेबिलिटेशन के लिए आए थे या नहीं आए? तो अगली बार जब वोट मांगने आए तो उनसे सवाल जरूर पूछिएगा, तब आप कहा। तो इसलिए अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि सरकारें आपकी मदद करेंगी, मदद तो आपको करनी पड़ेगी। कम्युनिटी को अपने लीडर्स पैदा करने पड़ेंगे। कम्युनिटी को जो स्टडी में जो डेटा दिया गया है, इस डेटा के आधार पे कम्युनिटी के नए लीडरान को, नए नेताओं को, जो लीडर्स पॉलिटिकल सेंस में नहीं, उनको अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ऊर्जा का इकट्ठा करके उसके समाधान के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। तो सरकारों पर अगर डिपेंडेंट अगर आप रहेंगे, सरकारों पर अगर निर्भरता करेंगे, सरकारें कुछ करेंगी, मैं दावे के साथ कहता हूं 2044 में भी यही रिपोर्ट बनेगी और उसमें भी यही डेटा होगा, इसमें कोई बेहतर नहीं होगा। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट एक खास पॉलिटिकल पार्टी क्यों उसका विरोध कर रही थी। अगर किसी समुदाय के बैकवर्डनेस को मापने की कोशिश की जा रही है तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? वो विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सच्चाई लोगों के सामने आए, क्योंकि अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो फिर उसका इलाज भी खोजा जाएगा। उसका इलाज न खोजा जाए, एक समुदाय विशेष लगातार गुर्बत में रहे, ये बात मुझे बाद में समझ में। तो इसलिए जो हालात आज के हैं ये, और दूसरी बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक ही समुदाय आज पीड़ित है या प्रताड़ित है। सिर्फ अकेले आप, अकेले माइनॉरिटीज नहीं है, अकेले मुस्लिम समुदाय नहीं है जो प्रताड़ित है। इस देश में हजारों साल से एक षड्यंत्र चल रहा है जहां कुछ तबकों के ऊपर लगातार कोशिश की गई तो पीछे रहे, आगे ना आए, और कोशिश करके ये अभी भी प्रक्रिया चलती रहती है। उसको भी हमें समझने की जरूरत है। ये सिर्फ एक तबके की पीड़ा नहीं, ये और भी बहुत बड़े तबके हैं जिनको आपकी इस रिपोर्ट में जिक्र भी किया गया है, उनकी भी एक पीड़ा है, तो उसको भी समझने की जरूरत है। लेकिन इस रिपोर्ट की जो सबसे खास बात मुझे लगी, जिसके लिए मैं खासतौर पर रिसर्च टीम को बधाई देना चाहता हूं, कि उन्होंने न केवल स्टडी की है, न केवल डेटा आपके सामने रखा है, न केवल समाज की हकीकत आपके सामने बताई है, बल्कि इसमें अंत में उन्होंने कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ सजेशंस और सुझाव भी दिए हैं। ये सबसे बेहतरीन चीज है। अक्सर रिपोर्टें बनती है, अब वो सुझाव
अच्छे हैं या बुरे हैं ये एक अलग तरीके का सवाल है, उसकी वो एक अलग तरीके की स्टडी की बात करती है। लेकिन कम से कम एक सोच इस टीम ने अपने अंदर पैदा की है कि जो समस्या हमारे सामने दिखाई पड़े, अगर एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई समस्या है, अगर फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर किसी तरीके की कोई समस्या है, अगर बच्चों का एनरोलमेंट नहीं हो रहा है, तो उसका समाधान हम खुद क्या दें। और ये सब एक जगह नहीं, आप देखिए ये जो मैं चैप्टर है इसमें हर चैप्टर के पीछे ये दिया गया है। और एक चैप्टर तो मैं भूल रहा हूं जिसमें तकरीबन ये जो चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो का, इसमें 1 पेज 2 पेज 3 पेज तकरीबन 4 पेज हैं और इसमें कुल मिला के 10 से ज्यादा पैराग्राफ है। और इनको, इसका मतलब यह है कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टडी की गई है। अगर आप चाहें, अगर अपने लीडरान के पास जाएं तो उनको बता सकते हैं कि ये 5 चीजें आपको करनी चाहिए। अभी जो बता रहे थे ना कि वो क्या अखबार के लिए जमीन, तो इसीलिए क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रक्चर तो चीजें थी भी, उनका इंटरेस्ट भी इसमें नहीं था। ये बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन चीज है और मुझे लगता है कि इसकी बहुत तारीफ होनी चाहिए। लेकिन एक गुजारिश में अपने हाफिज साहब से कहूंगा, हाफिज साहब से कहूंगा, पूरी टीम से कहूंगा कि इसको, ये सिर्फ अंग्रेजी में है, इसलिए इसको हिंदी में और उर्दू में भी इसके छपवाए जाए। और खासतौर पर इसका जो समरी वाला पार्ट है, उस समरी वाली पार्ट का बाकायदा एक पैम्फलेट निकाल के अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो लोगों को कम से कम अपनी चीजों को समझ में आएगा। ये रेडी है, हिंदी और उर्दू में रेडी है, लेकिन अभी प्रिंट फॉर्म में नहीं, लेकिन रेडी है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये 3 बहुत ही तारीफ के काबिल है, बिल्कुल तारीफ। ये अच्छी बात है कि मैं जो सोच रहा था आपने उसका ऑलरेडी अमल कर दिया है, उसको दिखा। इसका मतलब ये कि देखिए हमारे आपके समाज में क्या है कि अंग्रेजी पढ़ने वाले, समझने वाले बहुत कम लोग हैं। अंग्रेजी जो है ये मैं जब दिल्ली शहर में आया तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, हकीकत ये। और जब मैं जेएनयू में पहले दिन जब मैं हॉस्टल में गया और वहां के मेस वर्कर थे रामू, उन्होंने कहा व्हाट डू यू वांट, और जब उसने कहा व्हाट डू यू वांट तो मैं तो ब्लैंक हो गया एकदम। ब्लैंक इसलिए नहीं हुआ कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, तो मुझे भी आती थी क्योंकि मैं भी एमए करके आया था। कि मुझे लगा कि देखिए ये अंग्रेजी बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल पा रहा हूं, ये अंग्रेजी बोल रहा है। और फिर मैंने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा कि मैं यहां तो कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि यहां तो चपरासी भी जो है अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि अंग्रेजी मुझे बोलनी चाहिए। पूरी जिंदगी मैंने पत्रकारिता हिंदी में की, लेकिन अंग्रेजी कोशिश करके मैंने सीखी। और सीखने के बाद आज मैंने 3 किताबें अंग्रेजी में लिखी हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि हम सबको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, लेकिन जो हमारी मदर टंग है, जो सोच की जो भाषा है, जो हमारी सोच की भाषा है, आज भी मैं अपने आप को एक्सप्रेस उसी भाषा में बेहतर तरीके से कर सकता हूं। और चूंकि बहुत बड़ा तबका 90% लोग अंग्रेजी नहीं समझते हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, और पढ़ भी लेते हैं तो समझने में दिक्कत होती है, इसलिए उनकी अपनी भाषा में कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसलिए आप लोग जिन लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई है, आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए और साथ ही साथ छोटे छोटे इलाकों में एक स्टडी ग्रुप्स बनाने चाहिए और वो हर मोहल्ले में, हर अपार्टमेंट में उनको इससे अवगत कराना चाहिए। और मैंने जब कहा कि सरकारों से उम्मीदें छोड़ दीजिए, तो मैंने बहुत सोच के कहा एक माहौल बनना चाहिए जहां हर बच्चा के अंदर एक उत्सुकता पैदा हो, उसको पढ़ना है। देखिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ता, उसको कोई आगे नहीं बढ़ाता जब तक वो खुद इस काबिल ना हो जाए कि आप उसको रोक ना पाए। अगर कल आपके 100% अगर लिटरेसी हो जाएगी, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपकी पहले से बेहतर हो जाएगी, तो कौन रोक पाएगा? अभी भी हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है। यूपीएससी के एग्जाम में अगर 1000 लोगों की वैकेंसी है, अगर आपके बच्चे वहां पढ़ेंगे और पढ़ के मेहनत करेंगे, तो कौन आपको वहां पर कंपीट करने से रोक पाएगा? कोई नहीं रोकता। हाँ, ये मान सकता हूं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर आज एक खास तरीके का माहौल है जहां अपॉइंटमेंट्स में दिक्कत होती है, लेकिन जो ओपन कंपटीशन है, चाहे वो बैंक पीओ का हो, चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे आईपीएस का हो, वहां तो आपके लिए पूरी 100 की 100 सीटें आप ला सकते हैं ना। आप रिजर्वेशन से बंधित नहीं है। जो रिजर्वेशन की सीटें वो तो अलग, लेकिन बाकी सीटें तो आप खुद अपने स्तर पर कर सकते हैं।
लेकिन अगर 25% बच्चे ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अगर उनको पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है तो फिर कैसे आएगा? तो जिस दिन आपके बच्चे रिक्रूटमेंट के जरिए, ओपन कंपटीशन के जरिए अगर वो एग्जामिनेशन पास करके आगे आएंगे, अगर कम्युनिटी ये तय कर ले कि हमें हर विधानसभा के अंदर 3 या 4 जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो करने पड़ेंगे, अगर सरकारें अगर स्कूल नहीं खोल रही हैं तो कम्युनिटी खुद अपने स्कूल खोले और वहां पे मॉडर्न एजुकेशन दीजिए। मैं रिलीजियस एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आगे compete करना है, अगर आपको लीडरशिप पोजीशन अपने आप को रखना है तो मॉडर्न एजुकेशन बहुत जरूरी है। उसकी भी पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट रेशियो 3% 4% से ऊपर कभी नहीं बढ़ पाएगी। पॉसिबिलिटी ये है कि ये 3% 3 से 30 का फासला तभी तय होगा जब आप जो है वो एजुकेशन के ऊपर पूरी जो कम्युनिटी है वो लग जाए। एक एक आदमी जो पढ़ा लिखा है, जो ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, वो लग जाए कि ठीक है आज हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन हमें अपनी ताकत इतनी बढ़ा देनी चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो मुझे कोई वो नहीं है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं पूरी टीम को। बहुत मतलब ये बहुत ही आंख खोलने वाली रिपोर्ट है। जब तक मैंने इसको नहीं देखा था तो मुझे भी लगा था ऐसी कोई स्टडी होगी, लेकिन जिस तरीके से ग्राफिक्स बना के, जिस तरीके से डेटा इकट्ठा करके किया गया, बहुत ही शानदार रिपोर्ट है। पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है। और फिर मैं अंत में कहूंगा, सरकारों से उम्मीद मत रखिए किसी तरीके से। सरकारें आपका भला नहीं करेंगी, राजनीतिक पार्टियां आपका भला नहीं करेंगी। अगर आपको भला करना है तो पूरी कम्युनिटी को इकट्ठा होकर अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पैसा, अपना वक्त लगा के एकजुट होकर अपनी हालत बेहतर करिए, तभी सब कुछ हो पाएगा।